वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जेनॉन हो या रेडॉन हो, ये सभी हमारे कैसे तत्व हैं? ये सभी हमारे अक्रिय तत्व हैं और इसे कहाँ रखा गया है? ग्रुप 18 में रखा गया है। और अक्रिय तत्व को ही क्या बोलते हैं? समूह के तत्व ही हम लोग बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हीलियम एक कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा क्या होता है? H2O होता है। H2O है जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होते हैं। इसलिए हमारा रेशियो बना 2:1 का। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। यानी जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? तो 2:1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो देखिए आवर्त सारणी हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें क्या है? बायां से दायां, बायां से जो दायां है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग की संख्या कुल कितना है? 18 है। इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे पहला वर्ग हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, ये चौथा वर्ग हो गया, ये पांचवा वर्ग हो गया, ये छठा वर्ग हो गया, ये 7वां वर्ग, 8वां वर्ग, 9वां वर्ग, 10वां वर्ग, 11वां वर्ग और 12वां वर्ग। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। यानी वर्गों की संख्या कुल कितना है? 18 है। अब देखते हैं कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग आवर्त। आवर्त की संख्या कुल कितना है? 7 है। तो ये हो गया मेरा पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठा आवर्त और ये हमारा 7वां आवर्त है। इस प्रकार आवर्तों की संख्या कुल कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षैतिज कतार, तो क्षैतिज कतार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं, जिसकी संख्या हमारा कितना है? 7 है। फिर है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी इसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। इस प्रकार से मैंने खड़ा लाइन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इसकी संख्या कुल कितना है? 18 है। इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसी को लंबवत या खड़े स्तंभ बोलते हैं। इसी को हम लोग ग्रुप, समूह या वर्ग भी कहते हैं। जैसे क्षैतिज कतार है तो क्षैतिज कतार या क्षैतिज पंक्ति कुछ भी हो सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो कुल कितने हैं? 7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल लगाया गया है। जैसे यहाँ पे ग्रुप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या कितना है? 18 है। यानी 1 से लेके यहाँ पे 18, यानी वर्गों की संख्या कुल 18 है। जैसे देखिए यहाँ पे पीरियड है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, जिसकी संख्या कुल कितना है? 7 है। यानी 1 से लेकर कितना है? 7 है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा कि ग्रुप 3 में कुल कितने तत्व हैं। तो ग्रुप 3 यहाँ पे ए है, तो हमारा देखिए पहला तत्व ए हो गया, दूसरा तत्व हमारा ए हो गया, तो 2 तत्व यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे रखा गया लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड के अंतर्गत कुल कितने तत्व आते हैं? 15 तत्व आते हैं। फिर यहाँ पे रखा गया है एक्टेनाइड, इसके अंतर्गत भी कुल कितने तत्व आते हैं? 15 तत्व आते हैं। तो 2 तत्व प्लस 15 तत्व, फिर हमारा 15 तत्व, टोटल कितने तत्व हुए? 32 तत्व। यानी ग्रुप 3 में कुल कितने तत्व हैं? तो ग्रुप 3 में कुल हमारे 32 तत्व हैं। अब यहाँ पे प्रश्न भी पूछता है सकता है कि आवर्त, पहला आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। तो पहला आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। फिर पूछेगा हमारा कि दूसरा आवर्त में कितने तत्व है, तो इसमें 8 तत्व है। फिर पूछेगा कि तीसरा आवर्त में है, तो इसमें भी 8 है। चौथा में भी 18 है। पाँचवा आवर्त में 18 है। छठा में हमारा 32 है। 7वां में भी हमारा 32 है। तो भी प्रश्न हमें पूछ सकते हैं एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सिलिका क्या है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रोन हो, फिर हमारा सिलिकॉन हो, फिर हमारा जर्मेनियम हो, या हमारा आर्सेनिक हो, या हमारा एंटीमनी हो, या हमारा टेल्यूरियम हो, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे उप धातु हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में पहले रखा गया है बाईं ओर, यहाँ पे रखा गया है बाईं ओर। तब बाईं ओर किसको रखा गया है? यहाँ पे रखा गया है धातु को रखा गया है। फिर हमारा दाईं ओर, तो दाईं ओर रखा गया किसको? अधातु को रखा गया है। और धातु और धातु के बीच में किसको रखा गया है? उप धातु को रखा गया है। तो उप धातु के अंतर्गत ब्रोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, टेल्यूरियम आता है। तो देखिए एक सिलिका क्या है? देखिए सिलिका यहाँ पे, सिलिका तो हमारा किसकी श्रेणी में आता है? उप धातु की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है, जिसमें क्या है? अभी बताए कि बाईं ओर किसको रखा गया है? धातु को रखा गया है। फिर दाईं ओर किसको रखा गया है? दाईं ओर अधातु को रखा गया है। यही धातु और अधातु के बीच में किसको रखा गया है? उपधातु। जैसे यहाँ पे ब्रोन था, फिर यहाँ तक सिलिकॉन था, फिर जर्मेनियम था, आर्सेनिक था, फिर एंटीमनी था, फिर टेल्यूरियम था, टी था, या फिर यहाँ पे रखा गया लेंथेनाइड, यहाँ पे रखा गया है एक्टिनाइड को रखा गया है। तो इसको भी हम लोग धातु की श्रेणी में कंसीडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे है पहला, तो इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। अब इसको क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है हमारा, ये इसको पहला ग्रुप के तत्व को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। इसके अंतर्गत आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब है ग्रुप 2 के तत्व। तो ग्रुप 2 के तत्व को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। देखिए इसके अंतर्गत आता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम आता है। फिर देखिए ग्रुप 3 से 12 के बीच इसमें रखा गया संक्रमण धातु को। तो संक्रमण धातु उसे बोलते हैं जिसका क्या हो? संयोजकता क्या हो? परिवर्तनशील हो, उसी को बोलते हैं संक्रमण धातु। तो इसे हम लोग ग्रुप 3 से 12 के बीच में रखते हैं। फिर देखिए फिर हमारा ग्रुप 13 में, तो ग्रुप 13 में ब्रोन फैमिली को रखा गया है, जिसमें ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलेनियम आता है। फिर देखिए वर्ग 14 में हमारा कार्बन फैमिली रखा गया है। फिर वर्ग 15 में हमारा नाइट्रोजन फैमिली रखा गया है। फिर वर्ग 16 में हमारा ऑक्सीजन फैमिली रखा गया है। फिर वर्ग 17 में हमारा हेलोजन फैमिली को रखा गया, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। फिर हमारा वर्ग 18 में हेलोजन, यानी इसी को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। तो इसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को रखा गया। अब ऐसे पूछता है कि एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है? तो एल्युमिनियम हमारा 13वां वर्ग का तत्व है। पूछ देगा कि सिलिकॉन किस वर्ग का तत्व है? तो 14वां वर्ग का तत्व है। पूछ देगा फास्फोरस किस वर्ग का तत्व है? तो 15वां वर्ग का तत्व है। इसमें इस प्रकार से पूछता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रखा गया लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड को कहाँ रखा है? परमाणु संख्या 57 से परमाणु संख्या 71 के बीच में किसको रखा गया है? लेंथेनाइड को रखा गया है। एटीनाइड को परमाणु संख्या 89 से 103 के बीच में रखा गया। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा कि एस ब्लॉक के तत्व किसे बोलते हैं? तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। अब पूछेगा कि डी ब्लॉक का तत्व किसे बोलते हैं? तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच वाले तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। फिर पूछेगा कि पी ब्लॉक का तत्व किसे बोलते हैं? तो ग्रुप 13 से 18 के बीच वाले तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक का तत्व पूछेंगे, कहेंगे। फिर हमारा है कि एफ ब्लॉक का तत्व किसे बोलते हैं? तो क्या होगा? लेंथेनाइड, एक्टिनाइड के अंतर्गत रखे गए तत्व को हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व के अंदर कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बताया वही लिखा हुआ है कि क्षारीय धातु कौन कौन है। तो क्षारीय धातु वर्ग 1 के तत्व को बोलते हैं। इसी के अंतर्गत लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसियम आता है। फिर देखिए वर्ग 2 के तत्व को क्या बोल दे? अभी बताया कि इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसी के अंतर्गत बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर हमारा कैल्शियम आता है, फिर हमारा स्ट्रोंटियम आता है, फिर हमारा बेरियम आता है
और एक हमारा रेडियम आता है। अब देखिए बताया कि ग्रुप 3 से, यानी ग्रुप 3 से 12 के बीच के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो संक्रमण तत्व अभी बताया किस लिए बोलते हैं कि इसको, इसके जो तत्व हैं, इस तत्व के जो संयोजकता है जो क्या है, परिवर्तनशील होता है। अब देखिए वर्ग 13 के तत्व, तो वर्ग 13 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोन फैमिली। और ब्रोन फैमिली के अंतर्गत ब्रोन आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, फिर इंडियम आता है, और फिर हमारा क्या आता है, थैलियम आता है। फिर देखिए वर्ग 14 के तत्व को हम बोले कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के अंतर्गत आ गया हमारा कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया, फिर जर्मेनियम आ गया, फिर हमारा टीन आ गया, फिर हमारा लेड आ गया। फिर देखिए वर्ग 15 के तत्व को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत आ गया नाइट्रोजन आ गया, फिर हमारा फास्फोरस आ गया, फिर हमारा आर्सेनिक आ गया, फिर हमारा एंटीमनी आ गया, फिर हमारा बिस्मथ आ गया। फिर देखिए वर्ग 16, तो वर्ग 16 के तत्व को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली के अंतर्गत ऑक्सीजन आ गया, फिर सल्फर आ गया, फिर सेलेनियम आ गया, फिर टेल्यूरियम आ गया, फिर हमारा पोलेनियम आ गया। अब देखिए वर्ग 17 के तत्व को क्या बताएं, इसको बोलते हैं हेलोजन तत्व बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, एस्टेटाइन आ गया। अब देखिए उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, इसको कहाँ रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया है। इसमें हीलियम को रखा गया है, नियॉन को रखा गया है, इसी में आर्गन आता है, इसी में क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन भी आता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि OH क्रियाशील मूलक किसका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसा कीटोन का हम लोग जानते हैं, कीटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो हमारा CO होता है। जैसे एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का हमारा CHO होता है। फिर जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल का ही हमारा क्या होता है, OH होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्रियाशील मूलक बताए हैं। यहाँ पे पहला है अल्कोहल, तो अल्कोहल का हम लोग क्या लिखते हैं, OH होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, एस्टर का COOR होता है, एमीन का NH2 होता है। कीटोन या कार्बोनिल अम्ल, यानी कीटोन भी पूछ सकता है एग्जाम में, या हमारा कार्बोनिल समूह भी पूछ सकता है। तो इसी का होता है CO होता है, इथर का हमारा O होता है। तो यहाँ पे सारा क्रियाशील मूलक हम लोग एक ही जगह देख लिए। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमको लिए 4 चीज़ की आवश्यकता है। पहला हमारा CO2, दूसरा हमारा H2O, फिर हमारा क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यानी पहला CO2 की आवश्यकता होगा, दूसरा H2O को, तीसरा सूर्य के प्रकाश को, चौथा हमारा क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है। तो देखिए यही है कि सूर्य के प्रकाश के से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या बनेगा, हमारा ऑक्सीजन बनेगा। और यही ऑक्सीजन क्या है, यानी मनुष्य हो, पक्षी हो या जीव जंतु हो, ये सब क्या करेंगे, श्वसन की क्रिया के दौरान, यानी इस श्वसन क्रिया के दौरान इस ऑक्सीजन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इस ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में जाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पुनः किसके द्वारा किया जाएगा, पेड़ पौधा के द्वारा किया जाएगा। फिर पेड़ पौधा हमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बना कर देंगे, ऑक्सीजन बना कर देंगे। फिर हम लोग हो या पशु पक्षी हो, ये सब श्वसन क्रिया के दौरान फिर इस ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना कर देंगे। यानी यही पर साइकिल हमारा क्या करता है, चलते रहता है। ये साइकिल हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP यानी एडोनेसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो देखिए ATP इसी को बोलते हैं एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यदि ATP से इसमें कितने फास्फोरस हैं, फास्फोरस की जो संख्या है इसमें 3 है। अब यहाँ पे ADP इसमें फास्फोरस की संख्या पूछेगा, तो इसमें डाई मतलब होता है 2, इसमें फास्फोरस की संख्या है 2। यदि इसी में से एक फास्फोरस निकल गया तो यही बन जाता है हमारा ADP। ATP था तो 3 निकल गया, तो इसमें फास्फोरस की संख्या कितना हो गया, 2।
तो यानी पहले हमारा क्या था ATP, एक इसमें से एक फास्फोरस यदि निकल गया तो हमारा क्या बना ADP। तो ये बना, और यदि इसी में एक फास्फोरस जुड़ जाएगा, इसमें क्या करेगा एक फास्फोरस जुड़ जाएगा तो ADP से हमारा क्या बन जाएगा ATP। ऐसी क्रिया के दौरान कुछ न कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है, जो कितना होता है या तो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है या तो हमारा 7300 कैलोरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो देखिए मानव हृदय हमारा इस प्रकार से होता है, इसमें किसको पहला हमारा बायां कोष्ठक होता है, तो बायां कोष्ठक के अंतर्गत बायां अलिंद होता है, इसी के अंतर्गत हमारा बायां निलय होता है। फिर हमारा क्या होता है दायां कोष्ठक, तो दायां कोष्ठक के अंतर्गत हमारा क्या होता है दायां अलिंद होता है और हमारा दायां निलय होता है। तो देखिए कुल कितने कोष्ठक हो गए, तो 2 कोष्ठक बायां साइड और 2 कोष्ठक हमारा दायां साइड, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया 2 + 2 यानी 4 कोष्ठक। तो मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं 4 कोष्ठक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही हो जाए। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड का पंप करने का कार्य कौन करता है। तो जो बायां नीला है पूरा शरीर में यानी सर से लेकर पाँव तक जो ब्लड पहुंचाएगा वो किसका काम है पहुंचाने, बायां नीले का। इसलिए ऑप्शन नंबर तो हमारा क्या होगा डी सही हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मानव हृदय का प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो जैसे देखिए हम लोग जानते हैं सिस्टोलिक प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रकुंचन दाब। इसमें क्या होता है कि नीले में सिकुड़ने से, इसमें नीले सिकुड़ेगा तो हृदय से क्या होगा रक्त बाहर जाएगा। ये जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। फिर हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्थिलन दाब। तो इसमें क्या होला कि नीले के फैलाव से रक्त हृदय के अंदर मैंने इस समय क्या होता है कि रक्त है जो हृदय में वापस लौट रहा होता है। तो इस समय का जो प्रेशर होता है हमारा कितना होता है 80 mmHg होता है। अब देखिए यहाँ पे बीपी, किसी को इस बीपी का होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर यानी प्रकुंचन दाब और डायस्टोलिक प्रेशर यानी स्थिलन दाब के अनुपात होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 mmHg हो गया और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 mmHg हो गया। ये कोई व्यक्ति है नॉर्मल व्यक्ति का है। यदि मान लीजिए कि किसी का लो बीपी है, तो लो बीपी में है कि जैसे ऊपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी दोनों यदि लो हो गया तो इसी को बोलेंगे हम लोग लो बीपी। यदि इसी में हाई बीपी की बात करेंगे तो इसमें हाई बीपी में है जैसे देखिए नॉर्मल व्यक्ति का तो 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 140 है। अब फिर देखिए जैसे डायस्टोलिक स्थिलन वाला 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 90 है। तो दोनों इसमें क्या हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाई बीपी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए ए हमारा सही हो। पूछ रहा था प्रकुंचन दाब, तो प्रकुंचन दाब कितना होता है 120 mmHg। यही प्रश्न पूछता है स्थिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर, तो हमारा हो जाता 80 mmHg। अब देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया सिस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर को क्या बोलते हैं प्रकुंचन दाब। तो इस समय क्या होगा कि जो नीला क्या हो यानी सिकुड़ रहा होगा, यानी बायां नीला सिकुड़ रहा होगा। तो सिकुड़ेगा तो इससे रक्त क्या होगा बाहर निकलेगा, इससे क्या होगा रक्त हमारा। देखिए बायां नीला है जो सिकुड़ने से रक्त का पूरा शरीर में पंप होगा। अब पंप कहाँ होगा यानी सर से लेकर पैर तक होगा, हाथ तक भी ब्लड पहुंचेगा। तो इस समय क्या है कि बहुत शरीर के बहुत सारे हिस्से तक हमको रक्त पहुंचाना है। तो इस समय क्या होगा प्रेशर हमारा अधिक दाब होगा। तो अधिक दाब होगा तो ये कितना होगा 120 mmHg होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको दिखाया गया डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर को हम बोलते हैं स्थिलन दाब। तो इस समय क्या होता है कि जो रक्त है ये पूरा शरीर से हृदय में वापस आ रहा होता है। तो इस समय का दाब होता है जो हमारा क्या होता है कम होता है, और कितना होता है 80 mmHg होता है। अब यहाँ पर दिखाया है कि 120/80 mmHg को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बीपी बोलते हैं यानी ब्लड प्रेशर। ये किसका होगा नॉर्मल व्यक्ति का, यानी कोई नॉर्मल व्यक्ति है उसका बीपी कितना होगा 120/80 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस वाहक से होता है। तो देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है जड़ है, तो जड़ से हमारा क्या होगा यहाँ से H2O पहले कहाँ जाएगा जड़ से जाएगा तना में, यानी जड़ से पहले कहाँ जाएगा फिर तना में जाएगा।
और फिर तना से कहाँ पहुँचेगा, ये पत्ती में पहुँचेगा। जब ये पत्ती में पहुँचेगा तो पत्ती में पाया जाता है रंध्र या छिद्र। पत्ती में रंध्र या छिद्र पाया जाता है। ऐसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। तो ये स्टोमाटा के खुलने और बंद होने से जल का क्या होगा, H2O का बाहर होगा। देखिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो किस भाग से होगा, पत्ता से। अब यही पूछा गया पत्ता के किस भाग से, तो पत्ता में पाया जाता है रंध्र, रंध्र यहाँ पाया जाता है छिद्र। ये छिद्र यानी रंध्र या छिद्र खुलते और बंद किस माने खुलना बंद करने का काम किसका है, तो स्टोमाटा का कार्य है। अब देखिए यहाँ पे देखिए या तो पूछ देगा कि H2, तो H2 माने जल का निष्कासन, तो ये होगा वाष्पोत्सर्जन। तो ये भी क्रिया किसके द्वारा होगा, स्टोमाटा के द्वारा होगा, यानी पत्ती के द्वारा भी होगा। यानी जब ये स्टोमाटा खुलेगा या बंद होगा तो इससे जल भी बाहर निकलेगा, इसी से ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का उपयोग करता है, ये भी क्या होगा, इसी माध्यम से इस यानी पौधे के अंदर प्रवेश करेगा। यानी पत्ती के स्टोमेटा के खुलने या बंद होने से H2O बाहर निकलेगा, यानी और O2 भी बाहर निकलेगा, CO2 अंदर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टोमेटा जैसे इस प्रकार दिखाया गया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि जब इसमें क्या हो गया, जल अंदर आएगा, जल इसमें क्या होगा, अंदर आएगा। इसमें देखिए कि जब इसमें क्या होगा कि जल अंदर आएगा, जल अंदर आएगा तो ये क्या होगा, खुल जाएगा। ये क्या करेगा, ये हमारा खुल जाएगा। और खुलने इसी के खुलने से क्या होगा, H2O का हमारा लॉस होगा और O2 का हमारा बाहर निकलेगा और CO2 इसमें अंदर जैसे फिगर यहाँ पे दिखाया गया। और देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तब जैसे देखिए यहाँ पे हमारा शरीर है, तो शरीर में हमारा के दो प्रकार के माने क्या है, हमारा पाया जाता है नष्ट। पहला हमारा सिरा होता है, दूसरा हमारा धमनी होता है। तो देखिए कृत्रिम वृक्क में क्या होगा, इसमें इसको बोलते हैं, इसमें है कि क्या होता है कि यदि हमारा किडनी खराब हो जाए, क्या हो जाए, किडनी यानी किडनी खराब हो जाएगा, तो इस समय क्या होता है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर यानी रक्त से बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमारा कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता पड़ती है। तो कृत्रिम वृक्क को क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि धमनी में एक सुई के माध्यम से इस ब्लड को मन कम तापमान पर मैंने लो टेम्परेचर पर किस में भेजा जाता है, इसे निकाल करके हमको डायलाइजर में भेजा जाता है। और डायलाइजर क्या करता है, ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, शरीर मैंने रक्त से बाहर निकालता है और पुनः इसको सिरा के माध्यम से यानी शरीर के तापमान पर इस निकले हुए मैंने रक्त को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार हमारा क्या होगा, कृत्रिम वृक्क के माध्यम से नाइट्रोजन उत्पादों को रुधिर से अपवहन क्रिया द्वारा अलग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा दिखाया गया है। तो हाइड्रा में सबसे पहले यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिखाया गया है। तो हाइड्रा में पहले यहाँ पे क्या निकलेगा, बर्ड निकलेगा। तो बर्ड को ही क्या बोलते हैं, मुकुल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले निकलेगा बर्ड, और बर्ड को क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। यही बर्ड जो 2 नंबर पर यहाँ पे दिखाया गया है, धीरे धीरे क्या होगा, विकसित होगा। अब विकसित होकर इसी में थोड़ा सा क्या निकलेंगे, स्पर्शक निकलेंगे। इस प्रकार से इसमें क्या निकलेंगे, स्पर्शक निकलेंगे। तो इसी को बोलते हैं टेंटिकल्स या इसी को बोलते हैं स्पर्शक। तब पूछेगा स्पर्शक किस में पाया जाता है, तो स्पर्शक किस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। यही फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जनक कोशिका से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये फिगर हमारा दूसरा है, तीसरा है, ये हमारा क्या है, चौथा है। तो इसमें क्या हो गया, 2 हाइड्रा बन गया। तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रा से प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो इसमें हो जाएगा मुकुलन विधि द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत टिक किया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपॉन आर होता है। तब किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा, साइन आई अपॉन आर। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होता है, तो जैसा कि दाढ़ी बनाने में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा।
और इसी को क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। यानी तो क्या होगा, दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेक्ट्रम किस रंग के किरण का झुकाव, यानी स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हमको आवश्यकता होगा प्रिज्म का। जैसे देखिए यहाँ पे प्रिज्म दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। और जब इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा प्रिज्म है, और यदि इसी से हम लोग क्या करेंगे, तो श्वेत प्रकाश, तो इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो यदि इससे हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। जैसे इसी को बोलते हैं बै जा नी ह पी ना ला, यानी नीचे होगा हमारा बैगनी, फिर जामुनी होगा, फिर नीला होगा, फिर हरा होगा, फिर पीला होगा, फिर नारंगी होगा, फिर हमारा लाल होगा। तो देखिए इसी में कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो झुकाव किसका सबसे अधिक कौन मोड़ा था, बैगनी, सबसे अधिक झुकाव किसका होगा, इसलिए देखिए कम झुकाव की बात करेगा तो लाल हो जाएगा, है कि नहीं। यदि अधिक झुकाव की बात करेगा या अधिक विचलन की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अब देखिए अब एक पूछेगा कि अधिक तरंगदैर्घ्य, तो अधिक तरंगदैर्घ्य में किसका हो जाता है, लाल का, और कम तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा हमारा, बैगनी का। तो यहाँ पूछ रहा था प्रश्न में स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, तो किसका अधिक होता है, बैगनी रंग का अधिक होता है। कम किसका होता है, कम हमारा लाल का होता है, अधिक हमारा किसका होता है, बैगनी का होता है। इस यहाँ पे पूछ रहा था अधिक झुकाव, तो अधिक हो जाएगा बैगनी का, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज है, तो देखिए विद्युत फ्यूज हमारा इस प्रकार से होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं धातु का टोपी, दोनों साइड लगा हुआ रहता है, इसको धातु का टोपी बोलते हैं। ये कांच का गला नली है, या कांच का नली बोलते हैं। इसी में तार लगा हुआ रहता है, तो ये बना हुआ रहता है शीशा और टीन का, यानी पीवी प्लस एशियन का मिश्र धातु का पतला तार बना हुआ रहता है। तो किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाँ देखिए कह रहा है कि किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम के नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V अपॉन R होता है। तो इससे हम लोग निकालेंगे, यदि हम लोग भी आई निकालेंगे तो आई हमारा हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, और यदि हम लोग R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। तो तीनों रिलेशन याद रखना, यानी V इजकल टू आई आर भी होता है, I इजकल टू V अपॉन R होता है, और R इजकल टू V अपॉन आई होता है। तो यहाँ पे कौन R इजकल टू क्या होगा, V अपॉन आई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है, मैंने डायनमो से कैसा धारा, तो डायनमो से है जो दोनों धारा प्राप्त करते हैं, AC और DC दोनों। तो देखिए AC यानी प्रतिवर्ती धारा किसे बोलते हैं, तो वैसा धारा जो समय के साथ क्या हो, परिवर्तन होता है, जिसका परिणाम समय के साथ क्या हो, बदल जाए, तो उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इस समय हम देखें तो यहाँ पे ये जो समय का एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या है 0 एम्पीयर मान लेते हैं। फिर जैसे आगे बढ़े तो ये सबसे मैक्सिमम हो गया, फिर आगे बढ़े तो फिर 0 हो गया, फिर आगे बढ़े तो फिर मैक्सिमम हो गया, फिर बढ़े तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मैं 0 हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, 0 हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम, यानी प्रतिवर्ती माने अल्टरनेट में क्या कर रहा है, बदल रहा है। यानी कहीं पे भी देखेंगे तो इसका परिमाण है जो क्या है, परिणाम है जो अलग अलग है। तो वैसा धारा जिसका परिमाण समय के साथ क्या हो, बदल जाए, तो उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा की जिसका समय के साथ क्या हो, परिणाम न बदले। जैसे कहीं पे देख लें तो जो धारा का मान होगा सभी जगह क्या है, समान है, तो ऐसे धारा को हम क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। तो डायनमो किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है, तो डायनमो से हम लोग दोनों धारा प्राप्त करते हैं, दिष्ट तथा प्रतिवर्ती, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाए। अब कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो डेंगू उत्पन्न कर याद रखिएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है जो साफ जल में रहता है। और देखिए अब मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो गंदा जल में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मलेरिया का मच्छर यानी मादा एनोफिलीज मच्छर, ये रुके हुए पानी में भी पनपते हैं और साफ या गंदा पानी में भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है,
तो यहाँ पे है जो नाभिकीय ऊर्जा है जो हमारा क्या है नहीं है। यहाँ कह रहा है कि बायोगैस, तो बायोगैस ईंधन है कि या तो वो किससे प्राप्त हो, या तो पेड़ से प्राप्त हो यानी पेड़ पौधा, या तो जीव जंतु के अवशेष से। देखिए लकड़ी है तो लकड़ी तो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। गोबर गैस तो जीव जंतु के मल मूत्र से इसको प्राप्त किया जाता है। फिर है कोयला, तो कोयला भी क्या है हमारा बहुत लंबे समय पहले ही कोयला का निर्माण किससे हुआ, पेड़ पौधे कहीं जमीन में दबने से उच्च दाब और उच्च ताप पर कोयला का निर्माण हुआ। नाभिकीय ऊर्जा है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। जितना भी प्रश्न हम लोग पढ़े उसको क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है इसमें है कि हीलियम एक कैसा तत्व है, तो हीलियम एक हमारा कैसा तत्व है, हीलियम एक हमारा अक्रिय तत्व है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना है, तो 2:1 है। फिर है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। वर्ग की बात करेगा तो वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, वर्ग हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यदि अब अगला कह रहा है कि सिलिका एक क्या है, तो सिलिका एक हमारा क्या है उपधातु है। वो एच किसका क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल का है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। फिर है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल मुक्त होता है। फिर अगला कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 80 mmHg हो जाता है। यही स्थिलन पूछ देता है, क्या पूछ देता है, स्थिलन। स्थिलन पूछ देता हम लोग क्या बताते, 80 mmHg बताते। अब कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पत्ता से होता है। फिर एक कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन क्रिया द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन को करता है। फिर हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा, तो मुकुलन विधि द्वारा। किसके माध्यम का अपवर्तनांक माना जाता है, तो sin I/R, इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग, तो अवतल दर्पण का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक, तो अधिक झुकाव किसका, बैगनी। और कम झुकाव की बात करेगा यानी कम की बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर, तो उसमें ये प्रभाव पर कार्य करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो R=V/I है। डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा तथा प्रतिवर्ती धारा दोनों प्राप्त होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो साफ जल में रहता है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा तथा कोयला में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पे हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको एक पसंद लगे, अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।